नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के कैंपेन का शंखनाद कर दिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उन्होंने जबरदस्त हमले किए। मोदी ने केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी आपदा कहा आपकी आपदा को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। दिल्ली वालों ने आपकी आपदा की विदाई तय कर दी है। मोदी ने आज शीश महल की बात की, मोहल्ला क्लिनिक की बात की, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की बात की, झुग्गी वालों की बात की, केजरीवाल के वादों की याद दिलाई, 10 साल में दिल्ली का क्या हाल हुआ है इसका जिक्र किया। केजरीवाल ने अपनी जिद के चक्कर में दिल्ली वालों का कितना नुकसान किया, केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे रोका, कितने झूठे वादे किए, यमुना की सफाई से लेकर गरीबों के कल्याण तक केजरीवाल ने कितनी बार झूठ कहा, मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बगैर यह सब कुछ गिना दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी तुरंत जवाब दिया, कहा आपदा दिल्ली में नहीं है, आपदा बीजेपी में है, इसलिए मोदी दिल्ली वालों को गाली देकर चले गए। अगर केंद्र सरकार ने काम किए होते तो गाली देने की नौबत नहीं आती। आज दिल्ली में मोदी की रैली का सियासी संदेश क्या है, मोदी की रणनीति क्या है और केजरीवाल ने किस अंदाज में मोदी को जवाब दिया, इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से। दिल्ली में अभी इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन की टोन सेट कर दी। अशोक विहार में हुई एक रैली में मोदी ने न तो केजरीवाल का नाम लिया, न आम आदमी पार्टी का, लेकिन 43 मिनट के अपने भाषण में मोदी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ही रही। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों के लिए 4,500 करोड़ की स्कीम्स की शुरुआत की। झुग्गियों में रहने वाले 1675 परिवारों को प्रधानमंत्री ने उनके नए फ्लैट्स की चाबियां दी। नौरोजी नगर में बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर के टाइप 2 क्वार्टर्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। इसमें सूरजमल विहार और द्वारका में एक एकेडमिक ब्लॉक और नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की इमारत बनाई जाएगी। इसी कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि 2025 का साल भारत के विकास की नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने के लिए एक कदम और बढ़ाने जा रहा है। हर सेक्टर में देश की ग्रोथ हो रही है, लेकिन पिछले 10 साल से दिल्ली आपदा की शिकार है। इसके बाद मोदी ने डिटेल में इस आपदा के बारे में समझाया। ये देश की राजधानी है, दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है, लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है।
दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट गए। यहां डीडीए ने सारी सुविधाओं से लैस 1675 नए फ्लैट्स बनाए हैं। इन फ्लैट्स को झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को दिया गया है। प्रधानमंत्री ने पहले फ्लैट्स देखे, फिर उनके बेनिफिशियरीज के परिवारों से बात की जिन्हें ये फ्लैट्स मिलने जा रहे हैं। झुग्गी से एक पक्के घर में शिफ्ट होने वाले लोगों ने कहा कि उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना पक्का घर होगा, लेकिन मोदी ने उन्हें नर्क से निकाल लिया। इसके लिए वो सरकार के शुक्रगुजार हैं। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर, हम आपकी बहुत आभारी हैं। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ जी। चलिए, मेरा घर तो नहीं है, आप लोगों को घर मिल गया। नहीं, हम आपका भी घर है, हम लोग आपका परिवार है। हाँ, तो नए मकान में क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे? तो पहले नहीं करते थे? नहीं सर जी, हम यहाँ पे आके और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सचमुच में? फिर मन में क्या है, क्या बनना है? मैडम। हैं? मैडम बनना है, मतलब टीचर बनना है। यस। आपको? मैं फौजी बनूंगा। फौजी? हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको प्यारा हिंदुस्तान, गाए देश प्रेम के गान, हमें तिरंगे पर अभिमान, अमर जवान, इस पर तन मन धन कुर्बान। तो इसमें से तुम्हारे सहेलियां सब वहाँ है, वो छूट जाएगी कि हम नए सहेली मिलेंगे? क्या मिलेगा? पुराने वाले हैं? अच्छा, ये है। अच्छा, ये पुराने दोस्त हैं, वो भी यहाँ आने वाले हैं। वाह, मकान मिल गया तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, झुग्गी झोपड़ी से मकान मिल गया। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश से मेहमान बहुत आएंगे। तो क्या हो गया? खेलकूद का मैदान मिल जाएगा। हाँ सर। हैं? तो क्या करेंगे? खेलेंगे। फिर पढ़ेगा कौन? पढ़ाई भी करेंगे। पूजा के समय क्या करते हैं? ये यमुना तो बिल्कुल ऐसी ही करके रख दी है। यहीं पर करना पड़ता है। अरे रे रे रे, तो आपको यमुना जी के लाभ नहीं मिल रहा है? देखिए, आप सबको बता देना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी की गारंटी है कि जिनका अभी बाकी है उनका भी बनेगा, क्योंकि हमने तय किया है कि देश में गरीब से गरीब के व्यक्ति को भी पक्की छत होनी चाहिए। और इसके बाद मोदी जब रैली में पहुंचे तो उन्होंने अशोक विहार के साथ अपने पुराने रिश्ते की याद दिलाई। कहा कि इमरजेंसी के दौरान जब वो अंडरग्राउंड थे तो उनका ठिकाना दिल्ली का अशोक विहार ही था। मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज अशोक विहार में ही वो गरीबों को झुग्गी की जगह उनका नया घर दे रहे हैं। जिनको ये घर मिला है, ये उनके लिए उम्मीद का घर है। इसके बाद मोदी ने इशारों में बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए उनको निशाने पर लिया और कहा कि वो चाहते तो अपने लिए भी शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए घर बनवाए क्योंकि वो उन्हें अपना परिवार मानते हैं। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स गरीबों के स्वाभिमान को, उनकी गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था और वहां मुझे कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना, उससे भी ऊंचे उनके सपने में देख रहा था। इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया,
लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी वोटर्स को साधने की कोशिश की। मोदी ने अपने भाषण में सपनों का घर, किराए का मकान, कच्ची कॉलोनियों की दुर्दशा से लेकर छठ पूजा तक हर मुद्दे का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार दोनों काम करती हैं। जो काम केंद्र सरकार के दायरे में है वो सब बिना रुकावट के पूरे हो रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आपदा सरकार के सारे काम अटके हुए हैं। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई विजन नहीं है। आपदा सरकार बड़े बड़े काम करने के दावे करती है, लेकिन सच ये है कि यमुना को साफ करने का जो वादा किया गया था वो 10 साल में भी पूरा नहीं हुआ। यमुना का पानी इतना गंदा है कि लोग छठ में अर्घ तक नहीं दे पाते। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना की सफाई इसलिए नहीं कराती क्योंकि इससे वोट नहीं मिलता। यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब, सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। साथियों, आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा, ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। और इसके बाद मोदी ने वो बात कही जिसका आरोप दिल्ली बीजेपी लगातार लगाती रही है। मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली के लोगों को केंद्र की स्कीम्स का फायदा नहीं मिल रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम दिल्ली में लागू हुई तो राशन कार्ड बिना करप्शन के बनने लगे, लेकिन आयुष्मान योजना को दिल्ली सरकार लागू नहीं होने दे रही है। कच्ची कॉलोनियों को रेगुलर करने और उनके डेवलपमेंट में भी केजरीवाल रुकावट बन रहे हैं। मोदी ने कहा कि आपदा वालों ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया, लेकिन दिल्ली के लोगों का दर्द क्या है इसकी फिक्र उन्हें नहीं है। दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। भाजपा सरकार
70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण अरविंद केजरीवाल ने सुना, एक एक पॉइंट नोट किया और करीब 1.5 घंटे के बाद वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ मीडिया के सामने आए और मोदी पर पलटवार शुरू किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इतना काम किया है कि अगर वो 1.5-2 घंटे तक भी बोलें तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मोदी की केंद्र सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वो गिना पाए, इसलिए गालियां देकर वो चुनाव को डाइवर्ट करना चाहते हैं। केजरीवाल ने सफाई दी कि दिल्ली में केंद्र सरकार की स्कीम्स इसलिए लागू नहीं की गई हैं क्योंकि उनसे अच्छी स्कीम्स दिल्ली सरकार की हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी का यह आरोप पूरी तरह गलत है कि कच्ची कॉलोनियों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सच यह है कि मोदी सरकार ने इसमें रोड़ा अटकाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में केजरीवाल ने आपदा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं है, बीजेपी में है, क्योंकि उनके पास ना कोई चेहरा है ना कोई एजेंडा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। मोदी को चाहिए कि वो अमित शाह से कहें कि दिल्ली को सुरक्षा दें। केजरीवाल ने कहा कि जो काम दिल्ली सरकार कर रही है उसे आपदा नहीं, उम्मीद कहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही है। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। मोदी ने शीश महल का जिक्र बार बार किया था। यह बात केजरीवाल को सबसे ज्यादा चुभी। उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मोदी के मुंह से शीश महल का जिक्र शोभा नहीं देता।
केजरीवाल ने कहा कि मोदी ये झूठ बोल रहे हैं कि वो गरीबों के लिए घर बनाते हैं। हकीकत ये है कि जब चुनाव आते हैं तभी मोदी को गरीबों की याद आती है। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी दे के गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। अगले 1700 मकान जो है वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे, और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। हालांकि आज न नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का जिक्र किया, न केजरीवाल ने कांग्रेस की बात की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित का बयान आ गया। संदीप दीक्षित ने कहा कि गरीबों को घर कांग्रेस की नीतियों के कारण मिल रहे हैं। आज मोदी ने जिन फ्लैट्स की चाबियां गरीबों को सौंपी हैं, उस स्कीम की शुरुआत कांग्रेस की सरकार के वक्त हुई थी। संदीप दीक्षित ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कम से कम गरीबों को कुछ घर तो दिए, केजरीवाल ने तो 10 साल में झुग्गियों में रहने वालों के लिए कुछ किया ही नहीं। ये फ्लैट्स तो अच्छा है, प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये तो बनाए तो हमने थे। ये तो मुझे याद है 2011-12 में इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। सवाल ये बनता है कि 10 साल क्यों नहीं हुआ भाई? जब उस समय शिलान्यास हो गया था, काम चालू हो गया था, तो बहुत पहले इस बात को हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है जो आम आदमी कर रही है कि जैसे ही चुनाव आता है यकायक इनको याद आ जाता है कि कुछ न कुछ विकास के काम करने हैं और उसको पूरा करें। तो इतना तो है कि ये इमारतें जो आज प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहा है, ये कांग्रेस की गरीब के प्रति उसके लिए जो नीतियां थी उसको एक तरीके से ये साक्षर कर रहे हैं और उसको एक जमीनी हकीकत में डाल रहे हैं। पर इस पे सवाल ये भी बनता भाई कि आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान, आप भी यार कुछ एक आध स्कीम बता दो कि आपने पिछले 10 साल में एक भी घर किसी को दिया हो तो। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे बयानों की गर्मी बढ़ती जाएगी। दिल्ली में परसों फिर मोदी की रैली होगी। इसमें क्लियर है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंपेन को लीड करेंगे, और अगर मोदी सामने होंगे तो केजरीवाल के लिए मुकाबला करना मुश्किल होगा। बिहार में भी धीरे धीरे सियासी माहौल गर्म हो गया है। आज बीपीएससी के एग्जाम को लेकर जमकर सियासत हुई। बीपीएससी का एग्जाम रद्द कराने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आंदोलनकारी छात्रों के साथ अनशन पर बैठे हैं। दूसरी तरफ आज पप्पू यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना में ट्रेनों को रोका, नारे लगाए। लेफ्ट और कांग्रेस के स्टूडेंट्स यूनियन भी सड़कों पर उतर आए और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, चक्का जाम करने की कोशिश की। आज सुबह सुबह सबसे पहले पप्पू यादव के समर्थक पटना के सचिवालय हॉल्ट पहुंचे और रेलवे ट्रैक पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। चूंकि प्रशासन और रेलवे पुलिस को इसकी खबर पहले से थी, इसलिए पुलिस फोर्स फौरन मौके पर पहुंच गई और पप्पू यादव के समर्थकों को रेलवे ट्रैक पर बैठने से रोका, लेकिन वो माने नहीं और पटरी पर लेटकर नारेबाजी तेज कर दी। इस बीच वहां दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन आ गई, जिसे देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। फिर रेलवे पुलिस एक्शन में आई और ट्रैक पर जो प्रदर्शनकारी बैठे थे उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाया गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन गुजर गई, पप्पू यादव के सपोर्टर्स फिर से ट्रैक पर बैठ गए और फिर बहुत देर तक नारेबाजी करते रहे। इसके बाद पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने सचिवालय हॉल्ट से इनकम टैक्स चौराहे तक सड़क पर मार्च किया। क्योंकि पप्पू यादव जहां पर प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे,
उसे कुछ ही दूरी पर गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि पप्पू यादव कौन से बड़े नेता हैं, वो तो चुनाव से पहले उनके पास आए थे, हाथ जोड़कर उनसे समर्थन की अपील कर रहे थे। इससे नाराज पप्पू यादव ने आज अपनी भड़ास निकाली। पप्पू यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर को राजनीति में जुमा जुमा कुछ वक्त हुआ है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए जिसके साथ भी उन्होंने काम किया सबने उन्हें निकाला। पप्पू यादव ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर में हिम्मत है तो वो अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाएं, वरना ऐसी मन गढ़ंत बातें करना छोड़ दें। आप लोग किसका नटवर लाल का नाम लेते रहते हैं भैया? 6 बजे खाना खा के भूख हड़ताल होता है। 14 दिनों के बाद जो आंदोलन से डरता है, जो आदमी हमेशा पूरा देश जिसको भगा दिया, लात मारा, बीजेपी, कांग्रेस, ममता, नीतीश कुमार, सबको भगाया। कहते हैं कि पप्पू यादव मेरे पास आए थे और उसका बाप का औकात है, उससे पूछिए कि सबसे पहले वो बच्चे का सौगंध खाए। हम तो 7 बार एमपी हुए, वो पैदा हुआ 2 साल 1 साल पहले। कब वो पैदा हुआ राजनीति में? कब? समर्थन मांगने आए थे, मदद मांगने आए थे। कब? उससे पूछिए, उसको बच्चे की सौगंध माथे पर हाथ रखे। 6 साल पहले मेरे घर पर दिल्ली आए थे, साथ मिलकर काम करिए। उसके बाद छात्र आंदोलन में वो आए, उसको कहिए मंदिर में चलने के लिए औकात है तो। सदन में पप्पू यादव बीपीएससी पर लड़ाई लड़ा, कलेक्टर ने मारा, सदन सवाल उठाया। 24 घंटा कंकर बाग में, गर्दनी बाग में विपक्ष के नेता और लोगों को बैठने की औकात। परीक्षा है, अब क्या होगा? सरकार तो कह चुकी है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में अनशन कर रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा को लेकर विरोध करने वाले स्टूडेंट्स के सपोर्ट में कल ही उन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू किया है। आज उनके अनशन का दूसरा दिन है। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि गांधी मैदान में धरने की परमिशन नहीं है, इसलिए आज इस बात को लेकर एडीएम ने उनसे मुलाकात की और प्रशांत किशोर से कहा कि वो अपना धरना गर्दनी बाग में शिफ्ट कर लें, लेकिन प्रशांत किशोर इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद प्रशांत किशोर कैमरे के सामने आए और कहा कि उन्होंने माइक पर एडीएम से इसलिए बात की ताकि प्रशासन के लोग उन पर फिर झूठा इल्जाम न लगाएं, जैसा पिछली बार किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों से मिल लें और उनकी बात सुन लें, लेकिन अगर उससे पहले उन्हें धरने से उठाने की कोशिश की गई तो उनका अनशन खत्म कराने की साजिश की गई तो अभी तो वो गांधी मैदान के एक छोटे से हिस्से में बैठे हैं, फिर पूरा मैदान कब्जा कर लेंगे और धरना देंगे। एडीएम साहब आए थे और उन्होंने ये कहा कि आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। मैंने जो उनको कहा वो सबने सुना कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे साथियों ने भरोसे से जो मेरे पे विश्वास किया है उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। और खास करके 29 तारीख को जो घटना हुई, जिसमें कि प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को वहां से उठने के लिए कहा और उसके बाद प्रशासन ने उन बच्चों पर लाठी चलाया है, तो अब किसी भी हालत में मैं प्रशासन के कहने पर आंदोलन वापस नहीं लूंगा। मैंने शर्त रखी है कि बच्चों से मुख्यमंत्री सीधे मिलें, ना उसमें प्रशांत किशोर रहे ना कोई दूसरा रहे। वो 5 बच्चों को चुन लें, ये 5 बच्चे जाएं, मुख्यमंत्री से मिलें। मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है और बीपीएससी एग्जाम चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसलिए विपक्ष की सारी पार्टियां इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहना चाहती। आज लेफ्ट पार्टीज की स्टूडेंट विंग और कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी पटना में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। इसके बाद शाम को कांग्रेस ने पटना की सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला और नीतीश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने छात्रों की मांगें नहीं मानी तो पूरे बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। आंदोलन को पूरे बिहार में जिला और ब्लॉक लेवल पर ले जाने की आवश्यकता बन गई है, तो हम लोग ये तय कर रहे हैं कि आंदोलन को पूरे बिहार में ले जाया जाएगा। तो ये सरकार
जितनी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रवैये के भी खिलाफ ये सरकार है। तो हम सब लोगों ने फैसला किया है कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिला लेवल पे हम लेके जाएंगे। हमारा डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा, पूरे बिहार में अब आंदोलन होगा। बीपीएससी एग्जाम के मुद्दे पर विपक्ष की तमाम पार्टियां नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। 3 दिन पहले पटना में विपक्षी दलों के सारे नेताओं ने राजभवन मार्च किया था, लेकिन ना उस दिन आरजेडी के नेता इसमें शामिल हुए थे, ना आज आरजेडी के लोगों ने कुछ किया। इसे लेकर आज जब आरजेडी की नेता मीसा भारती से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की सारी पार्टियां इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत कर रही हैं। तेजस्वी यादव तो शुरुआत से छात्रों के साथ हैं, लेकिन सरकार छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही है। देखिए, मैं यही बार बार यही कह रही हूँ कि जिनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, वो छात्रों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय जनता दल की चिंता क्यों कर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल हमेशा छात्रों के साथ, किसी भी तरह के आंदोलन के साथ हमेशा खड़ी रही है और उस समय भी रही। अभी आपने देखा जिस तरह से तेजस्वी यादव जी यात्रा पे थे और उस रात को आए और उन्होंने मिल करके छात्रों का साथ दिया और वो डिमांड कर रहे हैं कि फिर से री एग्जाम होना चाहिए। बाकी सब लोग राजनीति कर रहे हैं। मेरा है कि अभी छात्रों का मुद्दा, उस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, चाहे वो सरकार के लोग हैं। बीपीएससी जो छात्रों का जो डिमांड है, री एग्जाम होना चाहिए और हम जब तक नहीं होगा तब तक हम छात्रों के साथ। जेडीयू की तरफ से पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष को जवाब दिया और कहा कि अपोजिशन पार्टियां बीपीएससी के मुद्दे को सियासी हथियार बना रही हैं, चुनावी फायदा लेने के लिए कम्पीट कर रही हैं और इन सब में छात्रों का इस्तेमाल हो रहा है। ये छात्रों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अनशन अथवा अपनी अस्मिता की लड़ाई, ये राजनीति के त्रिदेवा हैं। युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। बीपीएससी के एग्जाम को रद्द करने के लिए आंदोलन हो रहा है। अब यह सियासी इशू बन गया है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर होता दिख नहीं रहा है। पटना के जिस एक बापू धाम सेंटर में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, उस सेंटर का एग्जाम रद्द कर दिया गया। बापू धाम में जिन 12,000 स्टूडेंट्स का सेंटर था, कल उनका री एग्जाम होगा। लेकिन आंदोलन पर बैठे हुए छात्रों का कहना है कि सरकार एक सेंटर का एग्जाम करा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक बीपीएससी का पूरा एग्जाम रद्द नहीं होता, तब तक यह धरना जारी रहेगा। आज मध्य प्रदेश के धार जिले में खूब हंगामा हुआ। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 40 साल पुराने 337 टन कचरे को भोपाल से धार जिले के पीथमपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीथमपुर में इस जहरीले कचरे को नष्ट किया जाना है। कचरे से भरे ट्रक पीथमपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज अचानक इलाके के लोग इसके विरोध में सड़कों पर आ गए। हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। इसके बाद मामला बढ़ गया। पीथमपुर के लोग कह रहे हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का असर आज तक दिख रहा है। इस जहरीले कचरे से पीथमपुर के लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस कचरे को अपने इलाके में नष्ट नहीं करने देंगे। इसी को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पहले चक्का जाम करने की कोशिश की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जब प्रदर्शन उग्र होने लगा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि बहुत पुलिस की सख्ती का असर ज्यादा नहीं दिखा। प्रदर्शनकारियों ने उस राम की इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ जाने की कोशिश की, जहां यूनियन कार्बाइड के कचरे को शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने इस इलाके में चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी खेतों से होते हुए आगे बढ़ने लगे तो फिर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी कर दी। इसके बाद मौके पर जिले के बड़े अफसर पहुंचे, प्रोटेस्ट को लीड कर रहे लोगों से बात की, उन्हें समझाया। लोगों को बात समझ में आई, तब जाकर हालात काबू में आए। सर, अपने यहाँ चिल्लाने से कचरा नहीं जाएगा। एक बात समझो, ये आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है और अपना काम है इस कचरे को यहाँ से निकालना। इस हिसाब से आंदोलन करेंगे तो काम का हम अपन पत्थर उठाएंगे, उसको मारेंगे, ये इसमें
चूंकि पीथमपुर में कई जगह अलग अलग ग्रुप्स में लोग इसे लेकर विरोध कर रहे हैं और बच्चों को भी इस प्रोटेस्ट में शामिल किया गया है, तो पुलिस और प्रशासन भी मामले की नजाकत को समझ रहे हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों पर सख्ती करने के बजाय बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। धार के एसपी इंद्रजीत बाकलवार ने कहा कि कुछ जगहों पर लोगों ने पथराव किया, इसलिए हल्की फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी। एसपी ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को वैज्ञानिकों की निगरानी में नष्ट किया जाएगा। इससे किसी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए अफवाहों के चक्कर में न पड़े। जो भी इस मामले में अफवाहें फैलाने की कोशिश करेगा, कानून हाथ में लेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाना हमारा पहली प्राथमिकता है, क्योंकि जिस तरह से मुद्दा ये बना हुआ है, जो मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सेंसिटिव है। तो आम जनता को हम लोगों ने भरोसा दिलाने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश शासन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे यहाँ के आम जनता के जीवन को कोई क्षति हो, कोई संकटापन्न हो, कोई बीमारी हो। बट एक संवाद के माध्यम से ही हमारे और आम जनता के बीच समन्वय स्थापित हो पाएगा। कानून व्यवस्था बिगाड़ करके, कानून व्यवस्था निर्मित करके ऐसे संवाद नहीं हो सकता है। उसके बाद भी हम लोग भीड़ में जाकर के आम जनता को समझाने का प्रयास किया है। जब लोग इकट्ठे हुए तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा हम लोग को संभालने का प्रयास किया है। बट आपके माध्यम से मैं बार बार अपील करता हूं कि आप सामने आइए, बैठ के बात करिए। मध्य प्रदेश शासन कोई ऐसा कदम नहीं उठाने जा रही है जिससे जनता के जीवन को क्षति हो। ये पूरा मामला क्यों उठा, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बीत जाने के बाद भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। 2 दिन पहले अचानक कई सीलबंद कंटेनर्स में यह कचरा भोपाल से पीथमपुर शिफ्ट किया गया। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार कचरे के निपटान को लेकर आदेश दे चुके हैं। इस मामले में 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिकारियों को खूब फटकार भी लगाई थी और कचरा हटाने के लिए उन्हें 4 हफ्ते का वक्त दिया था। इसलिए सरकार ने साइंटिस्ट की सलाह के बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा आनन फानन में पीथमपुर शिफ्ट कर दिया। लेकिन पीथमपुर में प्रशासन को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सामने आए। उन्होंने कहा कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाकायदा एक प्लांट लगाया गया है और यह काम वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की निगरानी में हो रहा है, इसलिए इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोहन यादव ने कहा कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी एक इंसान की जिंदगी पर भी असर पड़े। किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। धार में लोगों का विरोध और डर स्वाभाविक है, क्योंकि भोपाल गैस कांड की त्रासदी के बारे में हर कोई जानता है। कोई नहीं चाहेगा कि यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा उसके घर के आसपास डाला जाए, उसके शहर में लाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। कचरे को डिस्पोज ऑफ करने में वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है। सब कुछ ठीक है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वो लोगों से बात करे, उन्हें इसका पूरा प्रोसेस भी समझाए और जब लोगों को यकीन हो जाए तभी इस मामले में आगे बढ़े। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आज सामना के एडिटोरियल की बदली लाइन ने एक सियासी हलचल पैदा कर दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के न्यूज़पेपर सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने अपने एडिटोरियल में फडणवीस के कामकाज की खूब सराहना की। संजय राउत ने लिखा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने नए साल की शुरुआत महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली के दौरे से की, यह अच्छी बात है। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री के सामने 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया, यह एक अच्छी शुरुआत है। देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में विकास के कामों की जो शुरुआत की है वो इस इलाके में बदलाव की बेहतर पहल है। सामना के एडिटोरियल में संजय राउत ने लिखा कि अब तक गढ़चिरौली के गार्जियन मिनिस्टर सिर्फ नाम के लिए थे। वो गढ़चिरौली में खनन माफिया को बढ़ावा देते थे, आदिवासियों के विकास के लिए कुछ नहीं करते थे।
लेकिन फडणवीस ने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और नक्सलवाद के प्रति उनका झुकाव कम होगा। संजय राउत ने एडिटोरियल में लिखा कि नए साल पर महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े जिले से शुरुआत करके फडणवीस ने दिखा दिया है कि वो महाराष्ट्र को बेहतर राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी दल भी इसमें उनका सहयोग करेंगे। आमतौर पर सामना में पिछले 2.5 साल से बीजेपी के नेताओं को रोज कोसा जाता था। इसलिए आज अचानक जब देवेंद्र फडणवीस की तारीफ दिखी तो चर्चा शुरू हो गई। इसे बीजेपी के प्रति उद्धव ठाकरे के रुख में बदलाव का संकेत माना गया। हालांकि संजय राउत ने इस बात को ना कंफर्म किया ना डिनाई किया। संजय राउत ने बार बार यही कहा कि विरोधी दल होने का मतलब हर काम का विरोध करना नहीं होता। संजय राउत बोले कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो विपक्ष उसका समर्थन भी करेगा, उसकी तारीफ भी होगी। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसकी आलोचना भी की जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सामना एक अखबार है, शिवसेना का मुखपत्र जरूर है, लेकिन सामना की परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी हो, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है। एक अच्छा काम किया है सरकार ने, जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करें। अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने 2 साल काम भी किया है, आपको मालूम होगा हम एक साथ काम किया है, वो रिश्ते तो कायम रहते हैं। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ टिक्का टिप्पणी होती है, होती रहेंगी, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में हम अपोजिशन में बैठे हैं, वो तो काम चलता रहेगा। दोनों काम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा लोकतंत्र में विरोधी पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, और जिम्मेदारी हम पर है, हम करेंगे। सामना में अपनी तारीफ में छपे लेख को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नपी तुली प्रतिक्रिया दी। सिर्फ इतना कहा कि तारीफ के लिए शुक्रिया है। अभिनंदन झाले आज गडचिरोली बाबत, अभिनंदन केले सामनाने तुमचं, चांगला आहे, धन्यवाद। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे का बदला हुआ रुख रास नहीं आया। शिंदे की शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि चुनाव के नतीजों से संजय राउत की अकल ठिकाने आ गई है। लगता है उन्होंने अपने दिमाग का इलाज करा लिया है, इसलिए उनका रुख बदला है। संजय शिरसाट ने कहा कि अब उद्धव ठाकरे को पता चल गया है कि अकेले गुजर नहीं होगी, किसी का समर्थन चाहिए, इसलिए देवेंद्र फडणवीस की तारीफ के सीधे पढ़े जा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों में उन्होंने उनके दिमाग का इलाज करा लिया है। जो हकीकत है उनके सामने अभी आ चुकी है। जो लोग दिन निकलते ही गालियां बकना शुरू करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, देवेंद्र जी ऐसे हैं, शिंदे साहब ऐसे हैं, मोदी साहब ऐसे, अमित शाह साहब ऐसे, उनका सुर अभी बदलते नजर आ रहा है। वजह एक ही है, जिनके साथ उनके अलायंस थी उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है, वो उनको पूछते भी नहीं। अकेले तो लड़ भी नहीं सकते, पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि आगे पीछे देखेंगे तो कोई भी नहीं है। तो उनको अभी सहारे की जरूरत है, और वो सहारा ढूंढने के लिए अब वो तारीफों के पुल बांधना उन्होंने शुरू किया है, मतलब ट्रैक बदलना शुरू कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज सिर्फ उद्धव की शिवसेना का नहीं, शरद पवार की एनसीपी के रुख में भी बदलाव दिखा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद देवेंद्र जिस तरह एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, उसकी तारीफ होनी ही चाहिए। हालांकि सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस की तरह उनकी सरकार के दूसरे मंत्री भी काम करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छी बात है, आपको याद होगा आर.आर. पाटिल जी ऐसे करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम आर.आर. पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है, माओवाद हो या जो टेररिज्म हो उसके खिलाफ हम सभी हैं उस बारे में। मिशन आपने कहा क्या? नहीं, ऐसा है कि एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है।
तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कहीं देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अच्छी बात है, जिम्मेदारी ली है उन्हें, हमारी तो शुभकामनाएं उनको। लेकिन सुप्रिया सुले का ये रुख अजीत पवार की पार्टी को पसंद नहीं आया। एनसीपी के नेताओं ने सुप्रिया सुले का नाम नहीं लिया। सुनील तटकरे ने यह कहा कि सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हो या दूसरे नेताओं के बयान, ये सब दिखावा है। फडणवीस भी इस बात को समझते हैं। संजय राउत जी हो, सुप्रिया सुले जी हो, बार बार बयान देते आए कि देवेंद्र जी के ऊपर उनके इस्तीफे भी वो मांगते हैं कभी कभी। राज्य के मंत्रिमंडल की स्थापना होने के बाद मुख्यमंत्री जी हो, दोनों उप मुख्यमंत्री जी हैं, सभी मंत्री हैं हमारे एनडीए के, महायुति के, अपने स्तर पर वो उन्होंने काम शुरू किया है। विपक्ष को कोई ना कोई टिप्पणी करने की जब आवश्यकता होती है तब ये ऐसी टिप्पणी की जाती है। दीज आर पॉलिटिकल हैमरिंग, नथिंग एल्स, नो ट्रूथ इन दैट। देखिए, कभी जो कुछ स्तुति देवेंद्र जी के बारे में अच्छा कहा है कहने दो, लेकिन देवेंद्र जी को मालूम है कि ये क्या क्या कहते आए हैं। संजय राउत देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करें, यह हैरान करने वाला तो है। महाराष्ट्र पिछले 3 साल में बार बार समीकरण बदले हैं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों के नेताओं को टेंशन तो होगी। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले लागू की गई माझी लड़की बहन योजना आज एक बार फिर सियासी मुद्दा बन गई। असल में सरकार ने इस योजना की शर्तों को अब सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं वो भी इसका फायदा ले रहे हैं, इसलिए जांच शुरू की गई है। असल में लड़की बहन योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। लाभार्थी महाराष्ट्र की निवासी हो, महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, उसके परिवार में किसी के पास कार ना हो और परिवार के किसी मेंबर के पास सरकारी नौकरी ना हो। परिवार के किसी मेंबर को किसी दूसरी सरकारी स्कीम का फायदा ना मिल रहा हो, तभी एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज महाराष्ट्र महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि लड़की बहन स्कीम को लेकर यवतमाल, वर्धा, पालघर, सतारा और धुले जैसे कई जिलों से गड़बड़ी की शिकायतें आई थी, इसलिए सरकार वेरिफिकेशन कर रही है। इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कंप्लेंट्स कुछ है जो डबल एप्लीकेशंस के कंप्लेंट्स है, कुछ कंप्लेंट्स ऐसे है कि जो मैरिज के बाद, जो इंटर स्टेट मैरिज के बाद जो वहाँ पे जो रीलोकेट हुए हैं उनके कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ इनकम सोर्स के कंप्लेंट्स है। ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आए हैं, तो जो भी हम आगे क्रॉस वेरिफिकेशन करने वाले हैं वो उस कंप्लेंट्स के आधार ही रहने वाला है। जो पात्र हमारे लाभार्थी है उनमें उनको इस बात से कोई भी चिंता रखने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ देना ही है, लेकिन कुछ जो कंप्लेंट्स हमारे पास आए हैं उसी के मुताबिक हम कुछ यहाँ पे वेरिफिकेशंस करने वाले हैं और जल्द से जल्द ये वेरिफिकेशंस है उस मुताबिक आगे की जो प्रोसीजर है वो की जाएगी। जो दिसंबर महीने का जो हमारा डीबीटी प्रोसीजर हुआ है उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख जो आधार सीडिंग अकाउंट्स नहीं हुए थे उनको भी हमने इस बार लाभ दिया है, तो वो प्रोसीजर भी है, वो भी जारी है। महायुति की सरकार ने लड़की बहन योजना की समीक्षा का, उसमें सुधार का ऐलान किया तो विपक्ष ने तुरंत हमला बोला। कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा कि लड़की बहन योजना चुनावी जुमला था, अब चुनाव हो गए, इसलिए फडणवीस सरकार वेरिफिकेशन के बहाने इस योजना को बंद करने की कोशिश कर रही है। लड़की बहन योजना केवल एक चुनावी जुमला था जिसे उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से खेला। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि आज लड़की बहन योजना के चलते महाराष्ट्र दिवालिया होने के कगार पर है। इस योजना की वजह से कई अन्य योजनाओं के पैसे भी रुकवाए गए हैं। शरद पवार की एनसीपी ने भी सरकार के फैसले को जनता के साथ धोखा कहा। जितेंद्र आबाड़ ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी को इस योजना की शर्तें याद क्यों नहीं आई। हकीकत यही है कि सरकार ये स्कीम वोट के लिए लाई थी, वोट मिल गया, काम हो गया, इसलिए अब स्कीम बंद करने के बहाने निकाले जा रहे हैं। अभी ऐसा है कि लाडली बहन योजना में अब कटिंग हुई है, कटिंग, तो बाल कट करके चेहरा बदला जाता है ना, वैसा अब कटिंग करके चेहरे बदल रहे हैं। हमारे बहनों को आशा दिखा के अब भूखा प्यासा रखेंगे, यही तो सरकार की नीति। आने दो और बाहर आएगा, बहुत कुछ बाहर आएगा।
एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो गाना सुना है ना आपने, वो गाना इसमें दिखेगा आपको। ये बात तो सही है कि चुनाव से पहले लड़की बहन योजना आनंद फानंद में लागू की गई थी, मायावती का इसका खूब फायदा भी मिला। लेकिन अब सरकार भले ही लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करे, सरकार का स्कीम को बंद करने का भले ही कोई प्लान ना हो, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा और मायावती के नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट में बल्लेबाजों ने फिर निराश किया। टीम इंडिया ने आज अपना कप्तान तो बदल दिया, रोहित शर्मा प्लेइंग 11 से बाहर हो गए, उनकी जगह शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। आखिरी टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया 3 सेशन भी नहीं खेल पाई, पूरी टीम 185 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। बताया तो यह गया कि रोहित शर्मा ने अपने खराब फॉर्म को देखते हुए इस टेस्ट मैच में खुद ही रेस्ट ले लिया, उनकी जगह केएल राहुल ओपनिंग करने के लिए आए, लेकिन केएल राहुल भी सिर्फ 4 रन ही बना पाए। टीम इंडिया की तरफ से एक भी खिलाड़ी पिच पर नहीं टिका। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। इस टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने आखिर में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए यूजफुल रन जरूर जोड़े और टीम को 185 के स्कोर तक पहुंचाया। बैटिंग के बाद बुमराह ने बॉलिंग में भी कमाल किया और आज के खेल की आखिरी बॉल पर उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया, लेकिन असली ड्रामा इस ओवर की चौथी बॉल पर हुआ। बुमराह और ऑस्ट्रेलिया ओपनर सैम कॉन्स्टांस के बीच गर्मागर्मी हो गई। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अंपायर को दखल देना पड़ा। इस हीटेड एक्सचेंज के एक बॉल के बाद ही बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। खास बात यह कि उस्मान ख्वाजा का विकेट लेने के बाद बुमराह और विराट कोहली समेत टीम इंडिया के सभी 11 खिलाड़ियों ने सैम कॉन्स्टांस के सामने जाकर सेलिब्रेट किया और इस इंसिडेंट की खूब चर्चा हो रही है। अब अगर भारत को यह मैच बचाना है तो इसकी जिम्मेदारी भी कैप्टन जसप्रीत बुमराह पर होगी। उन्हें कल अपनी बॉलिंग से कमाल दिखाना होगा।